नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वर्षा राय। चलिए आइए सीधे लिए चलते हैं आपको विधानसभा सत्र। हर डिपार्टमेंट में अपील का प्रावधान है। बिजली विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें जो फोरमैन जेई ने जुर्माना ठोक दिया वो वैलिड है, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं। हर डिपार्टमेंट में प्रावधान है। मैं पहले सेशन में ये बात उठाई थी, आप जेई फोरमैन कोई मनमानी कर दे तो उसका अधिकार होना चाहिए कस्टमर कंज्यूमर को आगे जाने का, भाई अपील एक्शन को, एससी को, चीजें हर डिपार्टमेंट में अपील का प्रावधान है। दूसरा, हमने एक बहुत पिछली हमारी सरकार में रहीमपुर खेड़ी गांव मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, हमने वहां बिजली पहुंचाने का काम किया। लेकिन वहां जब मैंने पहले अभी बात की थी डिप्टी सीएम साहब से, ये जो श्यामलाल दे का मैटर है, जो मुश्तरका खाता जमीनों का, एक हिस्सेदारा नहीं किए, एक हिस्से में 80 आदमी बैठे हैं, तो बिजली विभाग के एसडीओ एक्शन कहते हैं भाई 80 के एफिडेविट लेके आओ, बस जब हम करेक्शन देंगे। हमने ये कहा जो मौके में कब्जा है, जिस एकड़ में जमीन में जो किसान ट्यूबवेल लगाना चाह रहा है, तो उस एकड़ का लेके बाकी के एनओसी 80 आदमी एनओसी कैसे लाता रहेगा। तो ये डायरेक्शन दी जाए बिजली विभाग के अधिकारियों को, तो उनको जो कब्जा जहां ट्यूबवेल लगवाना चाहता तो उस कब्जे का मौका मुआयना करे, जो भी हमसे लिख के दे उसका कब्जा है, गिरदौरी नहीं है। एक तो ये दूसरा, हमने जो रोजगार की बात है, सरकार ने फैसला किया 75% हम हरियाणा वासियों को रोजगार दें। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में नेस्ले है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी डिस्टिलरी है, वहां 5% 75% की बात हम खुद गए। हमने कहा भाई सरकार ने फैसला किया तो हमारे इलाके के हरियाणा के लोग लगाओ, बाहर के लोग, दूसरे स्टेटों के लोग वहां नौकरी कर रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। इस पर मैं संज्ञान लेना चाहता हूं सरकार को, जो आदेश, जो पॉलिसी बनाई है, जो 75% की वो कानून पास किया, उसको थोड़ा इंप्लीमेंट भी कराएं। दूसरा, हमारा जो रोजगार की बात है, रोजगार आज नौजवान आज बिल्कुल कगार की तरफ जा रहा है। आज पढ़ा लिखा जवान बेरोजगारी की वजह से दुखी है, उसका माँ बाप उसे पढ़ाता है इंग्लिश मीडियम में, अच्छे कपड़े बनाता, पढ़ाता, एजुकेशन करता, बीकॉम बीए कर लेता, टेक्निकल बी डिग्री ले लेता, डिप्लोमा ले लेता। जब समय रोजगार का आता, जब कमाने का समय आता तो सरकार हाथ खड़े कर देती है। जैसे आफ्ताब जी ने बताया 50,000 रोजगार आज वैकेंसी खाली पड़ी है। तीसरा, जो HPSC ने गेस्ट लेक्चरर लगाए हैं 450 अपॉइंट किए हुए हैं, और वो 500 की वैकेंसी अब निकाली है HPSC ने, क्या सरकार उनको हटाने जा रही है? ये मैं कहना चाहता हूं, 450 जो गेस्ट लेक्चर क्यों लगाए पहले, और गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार लगे, उसको विड्रा क्यों किया जा रहा? अगर किया जा रहा तो मैं सरकार से कहना चाहूंगा उनको ध्यान में रखा जाए। और जो पुलिस के जो SPO लगते हैं, कांस्टेबल, 18,000 तनख्वाह, 24 घंटे ड्यूटी है, उनको भी जैसे रेगुलर एम्प्लॉइज की 55 साल से 58 साल तक नौकरी का सिस्टम है, तो उसमें भी चाहे गेस्ट लेक्चरर हो, चाहे SPO भी है, उनको भी 58 साल की 55 साल की बजाय रिटायरमेंट का 58 साल का मामला और पॉलिसी बनाया जाए। एक दूसरा, गांधी आदर्श कॉलेज समालखा में पहले भी मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया था, और मुझे लगा करने जा रहे। हमारी एक गांधी आदर्श कॉलेज है, सोसाइटी का डिस्प्यूट रहता हमेशा, और सोसाइटी के डिस्प्यूट के कारण जो स्टूडेंट है उनको बड़ा उनका भुगतान अर्जाना भुगतना पड़ रहा, लेकिन उसमें हमेशा एडमिनिस्ट्रेटर लगा रहता है। मेरी आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री से आग्रह है, उस कॉलेज को गवर्नमेंट अपने अंडर ले लें, ताकि स्टूडेंट को सुचारू रूप से शिक्षा मिल सके और डिस्प्यूट से, लड़ाई मजार से उस सोसाइटी से बंदा छूट सके। दूसरा, हमारे इसमें जो समालखा में मैं डिप्टी सीएम से कहना चाहूंगा, समालखा एक सब डिवीजन है, नेशनल हाईवे स्थित है, एक PWD रेस्ट हाउस की व्यवस्था माननीय डिप्टी सीएम साहब कहना चाहूंगा तो उसमें रेस्ट हाउस बना जाए। वो 2-4 समस्या हमारी होती है। 8 नंबर ड्रेन का जो अपना प्रमोद विधि कह रहे थे, पानीपत से मैं बिलोंग करता हूं, 8 नंबर ड्रेन सरकार कहती है, भारत सरकार कहती है, हरियाणा सरकार कहती है भाई गंगा यमुना पानी दूषित ना किया जाए, लेकिन 8 नंबर ड्रेन का जो दूषित जल जो पानीपत की टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को 8 नंबर ड्रेन के माध्यम जमुना में जाता है, जमुना का पानी का दूषित हो चुका। मेरा सरकार से आग्रह आपके माध्यम से उसको ट्रीट करके, पानी को ट्रीट करके जमुना में छोड़ा जाए, ताकि जमुना। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब शून्यकाल समाप्त होता है। माननीय सदस्यगण, कुछ विशेष कारणों के कारण ये जो अपने 2 बिल हैं सरकार के, जो सरकारी बिल है, ये पहले प्रस्तुत किए जा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, अब माननीय गृह मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 को
पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है, बोलना चाहते हैं आप? ये तो अभी प्रस्तुत कर रहे हैं। हाँ, इंट्रोड्यूस पे इंट्रोड्यूस हो रही है अभी इंट्रोड्यूस नहीं। आप सुनी नहीं, अभी आप सुनी नहीं रहे। इंट्रोड्यूस अभी हुआ नहीं है। इंट्रोड्यूस अभी तो प्रस्ताव मैं कर रहा हूँ। हुआ नहीं नहीं, वो जब स्वीकार करेंगे तभी होगा ना। नहीं, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। जो हाँ बोलिए। जब ऑनरेबल स्पीकर सर, ये सरकार जो जीत के बाद फिर बोलना अलाउ नहीं होगा। है जी? नहीं, ये जो बिल आई है ना जी, इसमें कोई ऐसी बात हमें नहीं लगती कि कोई ऐसी शिकायतें आती हों हरियाणा बनने के बाद, कोई ऐसे केसेस ऐसे हों सरकार की नॉलेज में कि भाई इतने लोगों ने ज़बरदस्ती हुई इतने लोगों के साथ। इसमें स्पीकर सर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँ। देश का पार्टीशन हुआ, देश का पार्टीशन हुआ धर्म के नाम। लाखों आदमी उधर मरे, लाखों आदमी इधर मरे। बड़ी पीड़ा थी, बड़ा दुख था, बड़ा दर्द था। और जो गांधी जी की जो एक प्रार्थना थी, हरमन प्यारे सीताराम, उस जेनोसाइड के बाद उनकी प्रार्थना बदली, हरमन प्यारे राम रहीम। एक तो वो हालात थे, और अब ये जो हालात में इसलिए ये आपके माध्यम से सदन के साथियों के साथ में शेयर करना चाहता हूं कि ये जो बात उस टाइम हुए, अब फिर एक ऐसे ही हालात जो है ना देश में, मतलब जैसे लग रहा है, स्मेल कर रही है ये बातें कि विभाजनकारी नीतियों की तरफ देश जो है वो बढ़ रहा है। हम देख रहे हैं जो हालात चुनाव के देख रहे हैं, इसमें मुद्दों से हटकर जो भाषाएं बोली जा रही हैं वो देश के हित में नहीं। मैं एक तो ये बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ स्पीकर सर कि इसमें जो राम और रहीम के बीच में जो दीवार खड़ी की जा रही, मैं नहीं कहता किसी के ऊपर, लेकिन जो दीवार खड़ी की जा रही, ये दीवार खड़ी करने वाले लोग तो नहीं रहेंगे, दीवार खड़ी रहेगी। और देश उसी दिशा में जा रहा है जो विभाजनकारी नीतियों के साथ पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, छोटे छोटे राजनीतिक फायदों के लिए किस दिशा में जा रहा है। ये बिल जो है इस तरह की बात स्मेल करता है, इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है। ये इंटेंशन में आपके माध्यम से, क्योंकि आप बहुत तजर्बेकार आदमी हो, आप जो है आपकी उम्र मेरे ख्याल में 73-74 साल होगी, तो इसे 48 का, आप 46 के हो, मैं 44 का हूँ, चौधरी रणजीत सिंह 45 के। तो एक मिनट मंत्री जी कुछ एक मिनट, इनका वक्तव्य पूरा हो जाने दो मंत्री जी, आप उसके बाद ही जवाब दे देंगे। मेरा ख्याल तो हो गया इनका पूरा। नहीं कुछ अभी है भाई, आप जो है ना, आपके साथ ये प्रॉब्लम है कि आप एक तो अपने आप को समझते जाते हो, आप बोलते हो जब ऐसा लगता है कि आप हेल्दी नहीं हो, आप हेल्दी नहीं हो ऐसा लगता है। विधानसभा में जब ये जाते हैं ना ये इलेक्शन, नहीं आप वो उठा के मैंने नहीं,
वो इनकी जबान का रस टपकता है, वो इनकी जबान का रस टपकता था जब फेंकता था। तो इब के ये उधर तो आगे थे, अब के इधर भी नहीं आएंगे। छोड़ उन बातों को। तो मैं आपके माध्यम से छोड़ ऑर्गेनिक चला आगे रहो आप। तो ऐसा है ऑनरेबल स्पीकर सर कि पूरे प्रदेश में एक इस तरह की बात आए कि भाई कौन सी ऐसी बात आ गई थी कि बिल लाना पड़ा, उसमें कोई ऑब्जेक्ट में कोई रीजन या और तरह की बात इसमें नहीं आई है। इसमें तो मेरे आपके माध्यम से ये है कि भाई ये बिल जो है या तो सेलेक्ट कमेटी को पास होने से पहले सेलेक्ट कमेटी को हर जगह प्रोविजन है, सेलेक्ट कमेटी इसको स्टडी कर ले और फिर इसमें ये प्रस्तुत हो जाए। ये मेरा आपके माध्यम से धन्यवाद। मंत्री जी अध्यक्ष महोदय, आदरणीय साथी ने ठीक कहा, देश का बंटवारा धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने करवाया। 1984 में धर्म के आधार पर सिखों का कत्लेआम कांग्रेस पार्टी ने करवाया। उन्होंने उठाया मुद्दा ये, उन्होंने मुद्दा उठाया ये ऐसा है, उन्होंने मुद्दा उठाया सजाएगी कांग्रेस के मुद्दा उठाया, उसके बाद मुद्दा उठाया ये। लेट मी क्लैरिफाई। बैठ जाइए। देखिए एक मिनट बात सुनिए। उन्होंने मुद्दा उठाया ये, एक मिनट बैठ जाइए। मुद्दा उठाया, लेट मी नीरज जी बैठ जाइए। गोगी जी प्लीज। सांप्रदायिकता इनके जहन में है, इसलिए ये इस प्रकार की बातें उठाते हैं। लेकिन ये जो हम बिल लाए हैं, बैठिए नीरज जी बैठ जाइए। इस बिल में बैठ जाइए। इस बिल में कहीं पर भी हिंदू, मुसलमान या ईसाई का जिक्र नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। यहां पर एक धर्म से दूसरे धर्म में किसी लालच से, किसी भय से, किसी डर से परिवर्तन करने का जिक्र है, कहीं पर भी नहीं है। आप पढ़ के इसमें एक शब्द दिखा दो कि कहीं पर मुसलमान को हिंदू या हिंदू को मुसलमान। नहीं जबरदस्ती, एक शब्द देखिए कोई इसमें जबरदस्ती नहीं है। ये आपकी जो मंत्री जी कह रहे हैं वो आपकी सांप्रदायिकता बोलती है। आप धर्मनिरपेक्ष हैं, हर आदमी को अपने धर्म को मानने का, चलाने का अधिकार है, हर आदमी को है। लेकिन किसी को एक धर्म से दूसरे धर्म में डर देकर, भय देकर, लालच देकर, गुमराह कर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अपना नाम बदलकर उसको धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। हम ये बिल उसके लिए लाए। नहीं बैठ जाइए। अगर ये शिकायतों के ऊपर नहीं, कुछ प्रिवेंटिव मेजर भी लिए जाते हैं, कुछ प्रिवेंटिव भी मेजर लिए जाते हैं। गोगी जी बैठिए। हम भाई साहब बिल उसके लिए लाए, कृपा करके अपने जहन से सांप्रदायिकता को निकाल दो, कृपा करके चलिए निकाल दो। हो गया नहीं ठीक हो गया क्या प्रदेश में इस तरह के कोई इश्यूज ही नहीं है। नहीं हो गया आप बोल चुके। बैठ जाइए, आप बोल चुके, बैठ गए। नीरज जी बैठ जाइए। आपका नाम नहीं लिया किसी ने भी।
भाई व्यवहार में जो आपकी पार्टी ने कराया वो गया मंत्री जी ने 47 में विभाजन किसने कराया? आपने कराया, किसी और ने कराया? आपने कराया, आपकी पार्टी ने कराया। 100% कांग्रेस ने कराया, किसने कराया? आपने देगा उसका। चलिए वो इसलिए क्योंकि बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। हिंदुस्तान के विभाजन से की। देखिए, इस प्रस्ताव के हाँ सुना, एक मिनट बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। ये जहां हम बैठे हैं ये एक संवैधानिक संस्था है। बिल्कुल। क्या हमारे संविधान में कोई धर्म है? देश का कोई धर्म नहीं ये है। देश के अंदर बहुत सारे सारे धर्म के लोग रहते हैं, ये कोई इनकार नहीं कर सकता। ये आप इसको इनकार नहीं कर सकते। इस देश के अंदर हर धर्म और हर जाति के लोग रहते हैं। इस देश के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं, क्या इनकार कर सकते हो आप? हाँ तो बस फिर हाँ रहते तो हर धर्म के लोग हैं यहाँ पे। संविधान के अंदर ही कोई धर्म नहीं लिखा गया तो संवैधानिक संस्था के अंदर यहाँ बैठ के असंवैधानिक कानून कैसे बनाया जा सकता है? आप किसी धर्म को मानते ये संवैधानिक नहीं है। एक मिनट मैं बताता हूँ। ये संवैधानिक नहीं है। ये सब बिल्कुल असंवैधानिक है। जो संविधान में जिसका जिक्र ही नहीं है उसको आप कैसे बनाओगे? और दूसरी बात यह है कि इसमें किसी धर्म का जिक्र नहीं किया गया। पहले चश्मा लगा के इसको पढ़ लो। इसमें किसी धर्म का जिक्र नहीं किया गया। इसमें एक धर्म से दूसरे धर्म की बात की गई है। चलिए बैठ जाइए, हो गया, हो गया उत्तरा जी, हो गया, बहुत हो गया। किया करो, जनता ने आपको जिम्मेदार बनाया है। गैर जिम्मेदारी की बात करोगे तो जनता आपको मतलब फिर वापस घर ऐसा गोगी जी, एक मिनट नहीं देखिए, प्रिवीन फॉर डिस्कशन फॉर दैट अल्टीमेटली के बिल को प्रेजेंट कर उस पर सबको टाइम दिया जाना चाहिए। उसमें कोई आपस में एक नहीं, जो बोलना चाहता है चाहे टाइम लिमिट स्पीकर लिमिट कर सकते हैं, बट एवरीबडी शुड बी अलाउड टू स्पीक। सेकेंडली आई करेक्ट विद साहब, आई करेक्ट विद साहब कि ये जो पार्टीशन आप कहते हैं ना कि इस तरह हुआ था, इस तरह हुआ था, आपने कहा है, आपने कहा है, आपने कहा है। कादन साहब ने कहा, मैंने कादन साहब ने शुरू अपनी बात वहां से की। कादन साहब ने पार्टीशन एक्ट प्रोविजनल पार्लियामेंट ने इस एक्ट को पास किया था। उस एक्ट में पास होने के बाद एक पाकिस्तान बना और एक इंडिया बना। उस बात के लिए कि उसने ये किया था, फिर आप नहीं दैट्स इंडिया पार्टीशन एक्ट, दैट्स इंडिया पार्टीशन एक्ट, दैट शुड नॉट बी एनी। और आपकी पार्टी ने उसको मोहर लगाई धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर आपकी सांप्रदायिक पार्टी है, धर्म के आधार पर। देखिए आप कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं, आप कौन सा काम कर रहे हैं? देखिए अभी गोगी जी कुछ कह रहे थे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मैं पढ़ करके सुनाता हूं। नहीं एक मिनट। संविधान के अंदर फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, ये संविधान के अंदर दिया गया है। तो रिलीजन के हाँ, ये वो कहते हैं ही नहीं, संविधान में नहीं है, संविधान में नहीं है। नहीं हाँ जी, सच है कि हिंदुस्तान का बंटवारा
हिंदू और मुसलमान के आधार पर हुआ, ये शाश्वत सच है और आपकी पार्टी ने उस पर मोहर लगी। अध्यक्ष जी, अध्यक्ष डॉक्टर साहब मैं खड़ा हूं। प्रैक्टिकली मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो बिल है ये विभाजनकारी नीतियों की नीयत को दर्शाता है। कौन से किसको? विभाजनकारी नीतियों की नीयत को दर्शाता है ये बिल। चलिए कैटेगोरिकली मैं ये अब जी बोलिए। मैं सर एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, इस बिल के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो दे रखे हैं, इनको काइंडली इनमें नजर डालिए। कहीं भी किसी धर्म का ना नाम है, ना किसी धर्म के ये प्रो है, ना किसी धर्म के अगेंस्ट है। सिंपली ये एक्ट जो है ये किसी भी गलत तरीके से, धोखे से, चालबाजी से, गलत तरीके से किसी को भी धर्म में, एक धर्म में दूसरे धर्म को लाने वाले व्यक्ति का है। और वो किसी धर्म पे टारगेटेड नहीं है, ना ये किसी को टारगेट कर रहा है, ना किसी अगेंस्ट है। जहां तक स्टेट की बात है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियरली कहता है कि ये इंडिया सेकुलर कंट्री होगा, लेकिन हर आदमी को अपने धर्म की रक्षा करने का, अपने धर्म का प्रचार करने का हर आदमी को हक होगा। और ये एक्ट सभी धर्मों की प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है। इसमें किसी धर्म विशेष को बिल्कुल, और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसको धर्म पे ना बांटो। आप बांट रहे हो, हम तो सिर्फ धर्म को, आप धर्म की बात कर रहे हो इसमें, हम तो सब धर्मों की बात कर रहे हैं। हम तो सब धर्मों की बात कर रहे हैं, हम तो सब धर्मों की बात कर रहे हैं, हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का कहीं कोई जिक्र नहीं है बिल में, कहीं कोई जिक्र नहीं है किसी धर्म का। कहीं पर भी ऐसा कोई ये उसमें है ही नहीं किसी धर्म का नाम। ऐसे ही जबरदस्ती किसी धर्म से जोड़ने की सरकार कोई बिल ला सकती है। मेरा ये निवेदन है। धन्यवाद। हाँ, करिए। देखिए, मैं दोबारा से 1 मिनट, देखिए, कहो हरियाणा में एक भी ऐसा केस नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, देखिए, पहली बात तो ये है जो हमारे माननीय सदस्य ने भी बताया है कि इसमें किसी धर्म का कोई नाम नहीं लिखा है। किसी धर्म का, काद्यान साहब थोड़ा सा, किसी धर्म का नाम नहीं लिखा है। नहीं, छुपा हुआ बता रहा हूं ना, छुपा हुआ को बता रहा हूं, मैं सारी बात बता रहा हूं। छुपा हुआ क्या है, उसको रोकना है। जो छुपा हुआ उसको रोकना है, और इसलिए बिल है। तो आज तक जो छुपी हुई बातें होती रही हैं, वो छुपी हुई बातें आगे बंद हो जाए। अब सुनिए, अब इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, कोई भी व्यक्ति, आप इसको स्वीकार करना हो तो आप बोल देना, ताकि आपको किस कैटेगरी में खड़ा करना होगा बता देंगे। कोई भी व्यक्ति मिथ्यारूपण लिख लीजिए। इसके अंदर इसका जो सेक्शन 3 है उसका 1 में है, मिथ्या निरूपण द्वारा बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, पर पीड़न, पर लोभन या डिजिटल ढंग के उपयोग सहित किसी कपटपूर्ण साधनों द्वारा, सुनो, 1 मिनट आगे सुनो, पूरी बात सुन लो, द्वारा या विवाह द्वारा या विवाह के लिए या तो प्रत्यक्ष या अन्यथा से किसी अन्य व्यक्ति का एक धर्म से अन्य धर्म में परिवर्तन नहीं करवाएंगे। अगर इन चीजों से नहीं, किसी ने नहीं कहा ये। आप बाल रखे ना रखें, किसमें आप बाल रखे ना रखें। अरे ये कहीं नहीं लिखा भाई, ये कहीं नहीं लिखा। जो लिखा है वो सुनिए, आगे समझिए। हो गया, बात पूरी सुन लो। कहीं नहीं लिखा कि अगर अपनी मर्जी से
कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसका प्रावधान लिखा हुआ है इसमें प्रावधान लिखा हुआ है कि आप डिप्टी कमिश्नर को एक एप्लीकेशन देंगे कि मैं अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता हूं और वो अपना धर्म परिवर्तन कर सकता है। इस बेंचों वाले बैठने वाले चाहे सारे कर लो, हमको कोई आपत्ति नहीं, चाहे सारे कर लो, हमको आपत्ति नहीं, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अरे मैं कह रहा हूं ना, मैं सबके लिए कह रहा हूं, लेकिन आप उसका विरोध कर रहे हो, आप उसका विरोध कर रहे हो। इसका मतलब नहीं, कोई गैर तुम्हारे नहीं। सुनिए, मैं इसका इस बिल को विरोध करने का मतलब क्या, इस बिल का विरोध करने का मतलब क्या कि आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन होता रहे, आप चाहते हैं कि धर्म परिवर्तन होता रहे, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। इस हरियाणा में कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। सुनिए, देखिए रघुवीर सिंह कादियान जी ने सदन की तौहीन की है, तो अगले पूरे सेशन के लिए कादियान साहब को निष्कासित किया जाता है। अगले पूरे सेशन, ये आपने सदन के अंदर कागज फाड़ करके सदन की तौहीन की है, बिल के ऊपर बिल को फाड़ करके सदन की तौहीन किया आप। हाँ जी, नहीं, ये प्रस्तुत हो चुका है, हाउस के अंदर प्रस्तुत हो चुका है, हाँ प्रस्तुत हो, इंट्रोड्यूस होने के बाद डिस्कशन हुई है, हाँ इंट्रोड्यूस से पहले डिस्कशन नहीं हो सकती, इंट्रोड्यूस होने के बाद इंट्रोड्यूस होने के बाद डिस्कशन हो रही है। स्पीकर का हाँ, इंट्रोड्यूस हो चुका है बिल, और बिल को आपने फाड़ा, पास नहीं हुआ, लेकिन इंट्रोड्यूस हो चुका है। इंट्रोड्यूस हो चुका है। अगर देखिए मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, देखिए मुख्यमंत्री जी ने कहा, जो मुख्यमंत्री जो, हाँ जी, नहीं, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, जो इस बिल की भावना है, उसको अपोज कर रहे हैं, आप अपोज कर रहे हैं उसको। देखिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप अपनी सीट पर चले जाइए, आप अपनी सीट पर चले जाइए प्लीज, एक मिनट, आप अपनी सीट पर चले जाइए प्लीज, प्लीज। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, अध्यक्ष ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सीट के ऊपर जाइए, सीट के ऊपर खड़े हो गए, वेल में नहीं, हाँ बोल सकते हैं, इंट्रोड्यूस हो चुका बिल, हाँ बिल्कुल, पर फाड़ नहीं सकते, नहीं पास नहीं हुआ। मैंने कहा कि इंट्रोडक्शन नो, जब सदन के अंदर जो बिल इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। नहीं, आपके लिए हो सकता है सिंपल, नहीं आप अपनी, हाँ आप अपने स्थान पर जाइए, हाँ बिल्कुल आप अपने, यस, बट आई विल नॉट अलाउ कि सदन के अंदर इस प्रकार का व्यवहार किया जाए, आई विल नॉट अलाउ। नहीं, आप बिल को फाड़ रहे हैं, ये सदन की मर्यादा का तौहीन कर रहे हैं आप, सदन की मर्यादा की तौहीन कर रहे हैं आप, ये नहीं, देखिए ये मुख्यमंत्री जी खुद जवाब देंगे, आप अपनी सीट पर जाइए। जो उन्होंने कहा है, जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, वो अपने आप जवाब देंगे, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार मैं अलाउ नहीं करूंगा। हाँ जी, आप अपनी सीट पर जाइए,
अपनी सीट पर जाकर के सुनिए। कादयान साहब, देखिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप अपनी सीट पर चलिए, अपनी सीट पर चलिए प्लीज। कादयान साहब प्लीज, मैं बता रहा हूँ, आप अपनी सीट पर बात के चले जाइए। ये मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप जो विरोध कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं, इसका क्यों कर रहे हैं? आप विरोध कर रहे हैं, आप विरोध क्यों कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन चलता रहे? आप अच्छा क्या करूं मैं क्या करूं, क्या कहूं? नहीं, क्या समझे नहीं? ये धर्म परिवर्तन का मैं नहीं, अगर कोई भी यही ना, कोई भी सम्मानीय सदस्य सदन की तौहीन करेगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं वापस लेता हूं। चलो, दिस इज नॉट अ रिस्पेक्ट ऑफ द चेयर। आप अपने वहां जाकर, मैं वापस लेता हूं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अरे अब सुनो, मैं ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं, अरे मैं कह रहा हूं ना, कह रहा हूं। कादियान साहब, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आप खुद स्पीकर रहे हैं, आपको ऐसा व्यवहार सदन के अंदर नहीं करना चाहिए। नहीं, इस प्रकार से। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, नहीं, देखिए बैठ जाइए। एक मिनट कादयान साहब, एक मिनट बैठ जाइए। बत्रा जी, मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, प्लीज। कादयान साहब, कादियान साहब, कादयान साहब, कादयान साहब, कादयान, मैं शुरू करता हूँ। कादियान साहब, शुरू करता हूँ। अब इसके पश्चात मैं ऐसा व्यवहार कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अरे सुन लो, माननीय अध्यक्ष महोदय, चूंकि जिस प्रकार की चर्चा ये चली थी और इस बिल का हेतु क्या है, मैं उसको बताते हुए, ये ठीक है कि शायद उत्तेजना में ये बात मेरे से निकली है कि भी अगर इसका मतलब है कि आप धर्म परिवर्तन के पक्ष में हो तो आप कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर इससे ठेस पहुंची है, मैं इस शब्द को वापस लेता हूं, इस शब्द को वापस लेता हूं। सुनो, नहीं बताओ, लेकिन डॉक्टर साहब, इसका ये जो आपने देखे, नहीं, जो आपने एक्ट किया है, इससे नहीं, जो आपने सदन का तौहीन की है, सदन की तौहीन की है, ये बिल फाड़ करके सदन की तौहीन की है, सदन की तौहीन की है बिल फाड़ करके। नहीं, ये जब बिल प्रस्तुत हो गया और जब बिल के ऊपर डिस्कशन हो गई, नहीं, देखिए, नहीं, अगर विड्रॉ होगा, अभी जिससे जो भी कोई डॉक्यूमेंट हाउस के अंदर है, जब उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है तो वो लीगल डॉक्यूमेंट है। विदाउट लीगल डॉक्यूमेंट कोई भी यहां पर डिस्कशन नहीं हो सकती। लीगल नहीं, इंट्रोडक्शन हो चुका है। नहीं, इंट्रोडक्शन हो चुका है। देखिए, हाँ, इंट्रोडक्शन होने के बाद ये पार्ट ऑफ द काउंसिल। नहीं, ये इस प्रकार का व्यवहार दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए। इतना गलत व्यवहार हुआ, खड़े हो जाओ सारे, इतना गलत व्यवहार हुआ है जी, माफी तो मांग लीजिए। नहीं, ये क्या बात है? मुख्यमंत्री जी ने वापस लिए शब्द, उनको भी अपनी बात माननी चाहिए। नहीं, माफी मांगे तो ये इतना कादियान साहब, प्लीज, आप में गया, कई धर्म पर पार्टी ऐसी है, प्रमाण क्या करते हैं? चंद्रमोहन भाया, कभी वो करा, कभी वो धर्म करा, कभी गया। आप भी बात करते हो, हम तो तुम्हारी पार्टी है। नहीं, इनकी आदत है जी। राहुल गांधी ने बैठ जाओ होनी चाहिए इस बात की। राहुल गांधी ने मनमोहन सिंह के पर्चे पार दिए थे, इनकी तो आदत है इनकी। इसमें ऐसा ऑनरेबल स्पीकर सर, आपने भी ऑब्जेक्शन किया और माननीय सदस्यों को भी ये ऑब्जेक्शन है। इसमें जो
बिल इंट्रोड्यूस हुआ, हमें राइट है उसको 2 टाइम बोल सकते हैं मेंबर, बोलने का अलाउड, बिल्कुल अलाउड। इंट्रोडक्शन पर भी बोल सकते हैं और जब पास दैट द बिल बी पास उसके बाद भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसमें हम बोल रहे थे, तो बोल रहे थे तो हो सकता है कि डिस्कशन के बाद अपने अपने अलग अलग लोगों ने अपने विचार दिए और उस विचार पे अगर उसमें स्पीकर साहब की वो है पावर है कि उसमें आप जब देखोगे कि भाई ये इट इज नॉट ए फिट बिल, क्योंकि इसमें फिट इसलिए नहीं है, ये इसमें लिखा है कि जी जोर जबरदस्ती धर्म पर, जोर जबरदस्ती एक ऐसा वर्ड है जो आईपीसी में भी, आईपीसी में एक मिनट, वो विषय नहीं है, जब आईपीसी में सजा वो विषय नहीं है, कागज फाड़ने का प्रश्न है, ये गलत बात, मैं बता रहा हूँ, आपने फाड़े कागज, ये गलत बात है। सिंपल पेपर, no, it's not a simple paper, it's not a simple paper. After the introduction, it has become the part of the सदन के ये असेंबली के जो कार्रवाई का पार्ट बन चुका है इंट्रोडक्शन होने के बाद। ये कहें ये नहीं चाहिए इंट्रोड्यूस है, मेरी सुनो आप, सुन लिया मैंने, देखिए अगर आप इसको इंट्रोड्यूस होता पूरा नहीं हो चुका, इंट्रोड्यूस होने के बाद ही चर्चा शुरू हुई है, इंट्रोडक्शन होने के बाद चर्चा शुरू हुई है, गलत चीज के ऊपर आप पास नहीं होता है, इंट्रोडक्शन होने के बाद वो लीगल डॉक्यूमेंट है, सदन का डॉक्यूमेंट है, मेरे को दिखा दो, आप इंट्रोडक्शन आप दिखा दो, आपकी तो आदत है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ द हाउस, आप ये देखिए once it has been introduced, हाँ जी, it is property of the house. हाँ पेपर है, कॉन्स्टिट्यूशनल पेपर है, इंडिया बिल, एवरी बिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पेपर, एवरी बिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पेपर। आप हाउस के अंदर आया नहीं, जाति नहीं कर रहे, नहीं बिल्कुल जाति नहीं कर रहे, बिल्कुल जाति आप इसको, ये शर्मनाक बात है, ये शर्मनाक एक्ट है। नो बिल्कुल नहीं, देखिए नहीं, देखिए आप बत्रा जी बैठे हैं, वो क्या बत्रा इंट्रोडक्शन के बाद, इंट्रोडक्शन एक्सेप्ट होने के बाद वो लीगल डॉक्यूमेंट बन चुका है, लीगल डॉक्यूमेंट बन चुका है। मैं नहीं डिस्कशन कोई नहीं है। देखिए आप या तो आप सदन से क्षमा मांगिए, ये सदन से क्षमा मांगिए, नहीं या तो सदन से आप क्षमा मांगिए, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आपने जो एक्ट किया वो गलत किया है, सदन की मर्यादा बनाए रखना जरूरी है, इसलिए सदन की मर्यादा बनाए रखने के लिए आपने जो काम किया वो बिल्कुल गैर जिम्मेवाराना है, बिल्कुल मर्यादा के खिलाफ है और बिल्कुल नॉन डॉक्यूमेंट दैट इज ए पार्ट ऑफ द शेम। जाओ बैठ जाए यार, बैठ यार। स्पीकर सर, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, आपके फैसले जो है, आप जैसे आपने, क्योंकि आप यूनानिमसली बने थे और उस हाउस में बने थे जब कोई मेजोरिटी की सरकार नहीं आई और 2 दलों ने मिलकर सरकार बनाई। एक कहता था 75 पार, दूसरा कहता था इस बात का इससे क्या होता है, इसका मकसद क्या है, इसका मतलब ये मेजोरिटी स्पीकर है, ये कोई भी सरकार बनती है मेजोरिटी की सरकार बनती है। स्पीकर सर, सरकार मेजोरिटी की है, कोई वो कोई अल्पमत की सरकार से स्पीकर नहीं बना। इसमें आपकी जो भावनाएं हैं उनकी मैं कदर करता हूं, क्योंकि उस टाइम आपने ये कहा था कि मैं दोनों आंखों से देखूंगा, है जी, मतलब दोनों आंखों से बजाय एक आंख से देख लो जी मेरी, दोनों आंखों छोड़ दो। लेकिन इसमें जो आपने कहा, लेकिन ये भी कहा था कि सदन की मर्यादा को भंग नहीं होने दूंगा, सदन की मर्यादा को भंग नहीं होने दूंगा, मर्यादा भंग नहीं करेंगे। हाँ जी, हम भी मर्यादा भंग नहीं करेंगे। मैं बताऊं जी, मेरे ऊपर जिस तरह से कल कटाक्ष किए गए, एक्शन होना चाहिए, उन आदमियों ने कटाक्ष करे। जब मैं चौधरी देवीलाल के पीछे बैठता था जी, यहाँ वो लोग कटाक्ष कर रहे हैं, उस टाइम उनका जन्म भी नहीं हुआ था, तो हम जो है हम भी मर्यादाओं में रह गया। हाँ बिल्कुल, अगर कहीं भी मर्यादा कोई भी सदस्य, लेकिन आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, इसमें अगर सदन की कोई बात ऐसी हुई है जिसमें अगर किसी, जैसे स्पीकर साहब की फीलिंग है
कि मैं जो है ना, क्योंकि मैं मेंबर से ऊपर नहीं हूँ, मैं मेंबर का एक हिस्सा हूँ, 90वां हिस्सा हूँ। और हर आदमी मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में हर आदमी अपने लोगों को रिप्रेजेंट करता है। मैं भी अपने लोगों को 90वां हिस्सा में रिप्रेजेंट करता हूँ। अगर इस तरह की कोई बात मतलब आप फील करते हो तो मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, जो फैसला आप लोग ले। फैसला तो मैंने कर दिया, अब मैंने फैसला तो कर दिया, तो दे दिया, फैसला तो कर दिया आपने, फैसला तो कर दिया। अगर आप अपने किए हुए कार्य पर पश्चाताप करते हो तो फिर इसके ऊपर कंसीडर हो सकता है। आपकी भावनाओं की कदर करता हूं, इससे ऊपर कोई पश्चाताप नहीं है। नहीं, ये समझने की बात कदर कर रहे हैं। हाउस का जो हाउस का जो अपमान हुआ है, हाउस जो आपने सदन का अपमान, देखिए बैठ जाइए, आपके इस एक्ट से सदन का जो आपने बिल को फाड़ा, जो कागज नहीं, आपके लिए कागज होगा, आपके लिए कागज होगा, लेकिन ये सदन के अंदर प्रस्तुत किया हुआ डॉक्यूमेंट है, एक प्रिंटेड कागज, ये सदन के अंदर प्रस्तुत किया हुआ डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर सदन के अंदर चर्चा हो रही है। अरे एक मिनट बैठ जाइए आप जो जिस कोई रूल बुक कह दे, कोई रूल बुक कह दे कि भाई इंट्रोडक्शन, बिल्कुल लीगल डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी कागज सदन के अंदर फाड़ना सदन की अवमानना है, सदन की अवमानना है। कोई भी सदन का कागज सदन के अंदर फाड़ना सदन की अवमानना है, और इस अवमानना को आपको, हाँ जी, साहब खुद स्पीकर है, ये इस किताब में दिखाते हैं कि इस तरह से फाड़ने का अधिकार कौन देता है? इस तरह लिखा हुआ है क्या? किताब खोल के दिखा दे अभी। कोई किताब में कोई आप इस किताब की बात करते हो, इंट्रोड्यूस होता है तो लीगल फाड़ने का अधिकार वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, आप पास होने, वो लीगल डॉक्यूमेंट है। आपने कैसे लीगल डॉक्यूमेंट है? स्पीकर सर, 3 कृषि कानूनों को, काले कानूनों को पाड़ा था यहाँ पे। हाँ, काले कानूनों को पाड़ा था, वो इसीलिए तो बाहर गए थे। मैंने 3 कृषि कानूनों को पाड़ा था। यहाँ पाड़ा था क्योंकि वो किसान, हिंदुस्तान के किसानों के ऊपर अटैक था। उनकी आने वाली पीढ़ी जो है, वो जो फाड़ने की, कागज फाड़ने की प्रवृत्ति है, कागज फाड़ने की जो आपको ये प्रवृत्ति है, इसको बंद करना पड़ेगा ना। हाँ जी, जो सदन के अंदर, सदन की मर्यादा, सदन के अंदर आप लोग वॉकआउट करके गए थे। कृषि कानूनों को मैं आज भी कहता हूँ, मैंने पाड़ा था। हाँ, सदन मैंने पाड़ा था आपके ऊपर। सदन की मर्यादा को खत्म हो कोई बात नहीं, क्या महसूस करे थे स्पीकर सर? हाँ, बिल्कुल हो गया था, बिल्कुल हो गया था। इंट्रोडक्शन के बाद ही बहस होती है, इंट्रोडक्शन के बाद ही बहस होती है। नहीं 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 नहीं, जब हाउस के अंदर बिल इंट्रोड्यूस हो गया उसके पश्चात चर्चा शुरू होती है। नहीं नहीं नहीं, तो प्रस्तुत होने के पश्चात, इंट्रोड्यूस होने के पश्चात चर्चा होती है, उससे पहले चर्चा नहीं होती। स्पीकर सर, उसके पहले चर्चा नहीं होती। स्पीकर सर, नहीं, स्पीकर सर, स्पीकर सर, ही इज कंटिन्यूसली डिसोबिंग यू। आप अपना फैसला सुनाएं। नहीं देखिए, मैंने अपना कहा फैसला सुनाएं। आप ऐसे हाउस नहीं चल सकता, मैंने ऐसे हाउस नहीं चल सकता। आप अपना फैसला सुनाएं। मैंने उसको याद है, मेरी भी तो दलील सुनोगे। हाँ, सुना दो। इसमें एक मिनट बैठ जाओ, बैठ जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। अब वो डिस्कशन वाली बात बंद हो गई। अब नहीं, अभी जरा 1 मिनट मैंने पहले वो फैसला करने दो। मैं कहता हूं कि मुझे पहले उस विषय के ऊपर फैसला करने दो जरा। इसमें ऑनरेबल स्पीकर सर, ये सारा जिस तरह से जो हाउस के अंदर एक जो है ये बात हुई, थोड़ी सी आपस में भी जो है वो तकरार तकलीफ हुई, उसमें मेरा सबमिशन आपसे ये है कि कोई रूल बुक ये नहीं कहती कि इंट्रोडक्शन के बाद वो लीगल डॉक्यूमेंट है जी, लेकिन वो है तो मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। लेकिन भावनाओं की नहीं, आप जो हाउस के अंदर जो हाउस की मर्यादा का हनन हुआ है, हाउस की मर्यादा का, मैंने अगर
जैसे इन्होंने कहा है मंजूर मैंने किया है, मंजूर मैंने किया है। नहीं, मंजूर होने के बाद चर्चा शुरू हुई है, मंजूर होने के बाद चर्चा शुरू हुई है। इसमें ऐसा स्पीकर सर, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट आएगा। ये हाँ बिल्कुल, एक हिस्टोरिकल फैक्ट ये है कि एक ऐसा बिल, एक ऐसा पेपर, जो पेपर विभाजनकारी नीति आपके लिए वो कुछ भी हो सकता है, रद्दी का टुकड़ा हो सकता है, लेकिन हाउस के लिए वो एक इम्पोर्टेंट बिल है, वो एक सदन का पेपर है। इसी बात पर देश बट गया था। हाँ। इसी बात पर भी ये विभाजनकारी नीतियों की नीयत स्मेल करती है। विभाजनकारी नीतियां आपकी होंगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो सदन की मर्यादा, हाँ बिल्कुल, सदन की मर्यादा को बनाए रखना मेरा काम है। हम सब मैं किसी को अलाउ नहीं करूँगा। सब हिंदुस्तानी हैं, सब जो है हम देश राष्ट्र भगत हैं। बिल्कुल कोई तो इसमें जो है ना जी, कोई आपकी राष्ट्रभक्ति के ऊपर क्वेश्चन नहीं खड़ा कर रहा। तो या ना आप जो एक्ट कर रहे हैं, आप बता दो, आप जो एक्ट कर रहे हैं, तो आप जिस प्रकार से आप व्यवहार कर रहे हैं, उसकी आपके उसके ऊपर क्वेश्चन। 72 साल उम्र होगी, 73। आप बता दो कोई केस आपकी नॉलेज में आया हो। मेरी नॉलेज में तो बहुत है, मैं बाद में बता दूंगा आपको। मेरी नॉलेज में तो बहुत केस है, एक मैं बता दूंगा, यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, वो आपको बाद में बता दूंगा। लेकिन कर दो उस बिल का रिकॉर्ड में कह रहा हूं, मैं कहता हूं कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है कोई भी, लेकिन जो मामला है वो है सदन की मर्यादा का। सदन के स्पीकर सर, मैं हमने मर्यादा। बैठ जाओ एक मिनट मुझे निर्णय करने दो, मुझे निर्णय करने दो प्लीज। मुझे स्पीकर सर, मैं 35 साल से 1987 से मैं हाउस में आ रहा, मुझे मर्यादा, तभी तो मुझे इस बात का दुख है, तभी तो मुझे इस बात का दुख है कि आप जैसे सीनियर, आप जो फैसला कर लो, इस चेयर के ऊपर बैठे हैं, अगर वो इस प्रकार का व्यवहार करें, वो इस प्रकार का व्यवहार करें, कोई नया आदमी करता तो शायद कुछ और बात होती। आप जैसे सीनियर का जो यहाँ के माननीय सदस्य हैं, जो खुद स्पीकर रहे हैं, वो अगर ऐसा व्यवहार कहे तो वो बहुत गलत एक मैसेज जो है वो सभी लोगों के लिए जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये उदाहरण पूछ रहे हैं, उदाहरण। मैं ताजा उदाहरण 2021 के ऐसे बता रहा हूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं, जिसके ऊपर एक्शन भी चल रहा है। एक मिनट मुख्यमंत्री जी, मुझे उनके पहले उनके ऊपर निर्णय करने तो बाद में ये बताना जो बात करनी थी ना जी। हाँ जी, मैंने एक्ट जो किया है, अगर आप देखिए, मैंने मर्यादाओं के अनुरूप, अगर सदन से काम मर्यादा से पार नहीं किया, अगर आप डॉक्यूमेंट को पढ़ा है, जो डॉक्यूमेंट विभाजनकारी नीतियों की मतलब एक स्मेल करता है, तो फिर मैंने इस तरह के इस तरह के कानून विधानसभा, तो इस मेरा निर्णय ये है कि आपने एक लीगल डॉक्यूमेंट को हजारों साल का ताना बाना बांटने का काम किया, आरक्षण के नाम पर 1:35 का नारा दिया, जात पात के नाम पर देश बांटने का काम किया, जात पात के नाम पर, आप जात पात के नाम पर बैठे हुए हो, जो जात पात के नाम पर बांटने वाले लोग, देखिए धर्म के नाम पर बांटने इसके साथ कोई संबंध नहीं है। मैं तो इसका जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इस बिल से कोई संबंध नहीं है, ये विभाजन करने वाला है, रोकने वाला है। अध्यक्ष जी, हाँ जी अध्यक्ष जी, आपने जो निर्णय लिया उसकी पालना कीजिए। सदन का कंटेम्प्ट हुआ है, ठीक है जी, ठीक है। इस बारे में मैं आपके सामने आपकी रूल्स बुक के हिसाब से ही आपको, कि आप जो फैसला कर रहे हैं उस फैसले में एक प्रिजुडिस इमीडिएटली है, इस बात के लिए मैं पढ़ के देखता हूँ। ऐसे जी, ऑब्जर्वेंस ऑफ द, एक मिनट, फैसला तो कर चुका जाएगा, फैसला किस बात का लिया तो हो चुका, इट्स ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, इट्स ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, नहीं, इट्स ए पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पूरे कार्य के लिए सस्पेंड कर दिया, फैसला दे दिया, अगर बाकी फैसला जो बाकी मर्जी है उनकी, आप फैसला तो कर लिया, परिपत्र बोलने का मौका दे दो। एक मिनट देखिए, इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं। ऐसे सर, इट्स एट द मोस्ट प्रिविलेज मैटर, फैसला तो कर लिया, फैसले की इम्प्लीमेंटेशन हो, स्टेट फॉरवर्ड, आप कोई ऐसा फैसला मेंबर को एक्सपेल करने का नहीं, ये स्पीकर के पास ये राइट है, सदन की मर्यादा और सदन की गरिमा रखने के लिए ये लोग किसी भी सदस्य को बाहर निकाला जा सकता है, ये स्पीकर का राइट है। दैट इज अ कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस, सदन की मर्यादा, हाउस शुड बी रेफर्ड to the privilege committee, सदन की मर्यादा, take the decision,
State way, if you are taking the decision. Yes, I am taking the decision. Against the It's within my purview. It's within my purview. It's within my purview. तो ये सदन की मर्यादा और सदन की गरिमा रखने के लिए किसी भी विधायक को या कोई भी जो हाउस के अंदर डिस्टर्बेंस करता है उसको बाहर निकालने का अधिकार स्पीकर के पास है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं प्रिविलेज को मूव करो। मैं इनको ही बोलना चाहता हूँ, रूल 97 आप खोल ले। रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड बाय मेंबर व्हाइल प्रेजेंट इन द असेंबली, उसके अंदर 10वां नंबर है, शैल नॉट टेयर ऑफ एनी डॉक्यूमेंट इन द। अगर आप कहते हैं कि रूल फॉलो नहीं हो रहे, उस रूल के अंदर इनने खुद रूल कमेटी के मेंबर होने के नाते ये ऑब्जर्वेशन दिए है और रिसेंटली दिए हैं। और अगर ये चाहते हैं कि हाउस में सदस्य ने जो पेपर फाड़े हैं उसको प्रिविलेज के तौर पे डील किया जाए, मैं तो कल भी कहा था, आज भी कहता हूं कि अगर माननीय सदस्य चाहते हैं तो इसको प्रिविलेज कमेटी के पास भी जरूर आप भेजने का काम करें। करवा दे, एक महीने के बाद फिर थारी छाती पर मूंग दौड़ूंगा डाल, 1 महीने 2 महीने के बाद। ये बात नहीं है, ये बात हाँ मूंग दौड़ूंगा, कह रहे मूंग दौड़ूंगा। देखिए जब हम कादियान साहब, मैं लास्ट बार आपको कह रहा हूं कि मैं अंतिम बार कह रहा हूं कि आप सदन से बाहर चले जाइए। आप सदन से बाहर चले जाइए। आप सदन से बाहर चले जाइए। इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। अपने सीटों पर बैठ जाइए। हाँ बिल्कुल बाहर फेंकेंगे, बिल्कुल बाहर फेंकेंगे। कहाँ है भाई मार्शल? कहाँ मार्शल बुलाओ, बाहर निकालो इनको, बाहर निकालो इनको। हाँ कादियान साहब। अध्यक्ष महोदय, साथ में 280 रूल के तहत मैं चाहूंगा कि आप एक कमेटी बना के माननीय सदस्य ने जो हाउस की गरिमा को तोड़ा है, इसके विरुद्ध भी प्रिविलेज मोशन मूव करने का काम करें, रूल 280 के। माननीय सदस्यगण, मुझे संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से एक प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ है। संसदीय कार्य मंत्री अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्री रघुवीर सिंह कादियान विधायक को उनके दुर्व्यवहार, अति अनुत्तरदायी व्यवहार, इस महान सदन के सदस्य के अनुचित होने तथा सदन में उनके बहुत अनियमित आचरण के लिए वर्तमान सत्र की विशेष बैठकों के लिए सदन की सेवा से निलंबित किया जाए। शेष बैठकों, वर्तमान सत्र की शेष बैठकों के लिए सदन की सेवा से निलंबित किया जाए। हाँ, प्रश्न है कि श्री रघुवीर सिंह कादियान विधायक को उनके दुर्व्यवहार, अति अनुत्तरदायी व्यवहार, इस महान सदन के सदस्य के अनुचित होने तथा सदन में उनके बहुमत अनियमित आचरण के लिए दिन की शेष बैठक, इस सप्ताह की शेष बैठकों, वर्तमान सत्र की शेष बैठकों के लिए सदन की सेवा से निलंबित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वो कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ।
चलिए, चलिए, आगे बढ़ो। हाँ, कौन है? अभी ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, अनुमति प्रदान की गई। अब माननीय गृह मंत्री हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 को पुरस्तापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा जब ये पास होगा फिर बोल लेना, अभी तो प्रस्तुत हुआ है। विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2002 को पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निवारण विधेयक 2022 पुरस्स्थापित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब माननीय उप मुख्यमंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक 2022 को पुरस्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा लोकायुक्तों के प्रतिवरण के प्रतिवेशन विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न है कि हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें। जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, अनुमति प्रदान की गई। अब माननीय उप मुख्यमंत्री हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक 2022 को पुनर्स्थापित करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक 2022 पुनर्स्थापित करता हूं। हरियाणा लोकोपयोगिताओं के परिवर्तन का प्रतिषेध विधेयक 2022 पुनर्स्थापित हुआ। अभी हम जो हमारे सप्लीमेंट्री एस्टीमेट्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अब माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2021-22 के अनुपूरक अनुमान तीसरी किस्त प्रस्तुत करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2021-2022 के लिए अनुपूरक अनुमान तीसरी किस्त प्रस्तुत करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब श्री सुभाष सुधा विधायक चेयरपर्सन प्राक्कलन समिति वर्ष 2021-22 के अनुपूरक अनुमानों तीसरी किस्त पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। Sir, I beg to present the report of the committee on estimate on the supplementary estimate 2021-2022 third installment. माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2021-2022 के अनुपूरक अनुमान तीसरी किस्त पर चर्चा तथा मतदान होगा। पिछली प्रथानुसार और सदन का समय बचाने के लिए
ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमांड्स एक साथ पढ़ी गई तथा मूव की गई समझी जाएंगी। माननीय सदस्यगण, किसी भी डिमांड पर चर्चा हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत ही कर सकते हैं, लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमांड का नंबर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं। कोई भी सदस्य माननीय सदस्यगण, अब विभिन्न डिमांड्स को सदन में वोटिंग के लिए रखा जाएगा। प्रश्न है कि डिमांड्स नंबर 3, 6, 15, 19, 20, 27, 28, 32 और 35 पास की जाए। हाँ जी, नहीं रखी गई, जो आपके पास आई हुई है सारी। ये आपका बिजनेस ऑफ द जो आपके पास गया वो पढ़ करके देखिए। जो आपके पास लेजिस्लेटिव बिजनेस गया वो उसमें है। जो इस ये तो रिपोर्ट है, बिजनेस जो डिमांड्स हैं वो तो कल चली गई थी। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में हैं वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई। डिमांड्स नंबर 3, 6, 15, 19, 20, 27, 28, 32 और 35 पास हुई। नियम 121 के अधीन वर्ष 2022-2023 के लिए वित्तीय समितियों के गठन संबंधी माननीय सदस्यगण, अब संसदीय कार्य मंत्री हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 व 266 को निलंबित करने के लिए नियम 121 के तहत प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। मैं प्रस्ताव करता हूं कि हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध, जहां तक कि वे लोक लेखा समिति, प्रकलन समिति, लोक उपक्रम संबंधी समिति तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए समितियों के गठन से संबंधित हैं को वर्ष 2022-23 के लिए निलंबित किया जाए। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा को प्रकृत करता है कि यह सदन में विभिन्न दलों के ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022-2023 के लिए उपरोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध, जहां तक कि वे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रमों संबंधी समिति तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं को वर्ष 2022-2023 के लिए निलंबित किया जाए। और यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा को प्राधिकृत करता है कि वह सदन में विभिन्न दलों, ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022-2023 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करे। प्रश्न है कि हरियाणा विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 231, 233, 235 तथा 266 के उपबंध, जहां तक कि वे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रमों संबंधी समिति तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए समिति के गठन से संबंधित हैं को वर्ष 2022-2023 के लिए
निलंबित किया जाए। और यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा को प्राधिकृत करता है कि वे सदन में विभिन्न दलों ग्रुपों की अनुपातिक संख्या को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2022-2023 के लिए पूर्वोक्त समितियों के सदस्यों को नामजद करें। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ। अभी डिस्कशन तो बाद में करेंगे। अभी राज्यपाल महोदय के भाषण पर चर्चा का पुनरारंभ होगा। श्री परविंदर कल्याण जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं इस अभिभाषण में सरकार के लगभग पिछले कार्यकाल को मिलाकर 7.25 सालों के सफर की जो उपलब्धियां हैं उनको खास तौर पर देखता हूं और जिसकी कल्पना मुख्यमंत्री जी ने उस समय में की थी और आज भी इसके ऊपर वो काम कर रहे हैं कि कैसे सुशासन युक्त आधुनिक हरियाणा हो और जो भेदभाव से परे हो तथा सभी को समान अवसर और अधिकार मिले। उस दिशा में सरकार ने बहुत गंभीरता से स्पीकर सर काम किया है। और अगर मैं शुरुआती उन दिनों की बातों को याद करूं तो मुख्य रूप से कुछ बातें ध्यान में आती हैं। कुछ वो बातें जो उस समय में मुख्यमंत्री जी बोला करते थे और ऐसी कुछ बातें जो बहुत ही अनुभवी हमारे सम्मानित विपक्ष के सदस्य जो आमतौर पर टिप्पणियां किया करते थे और वो भी कटाक्ष के रूप में। स्पीकर सर, जहां मुख्यमंत्री जी के संबोधन में आमतौर पर पारदर्शिता का जिक्र होता था, मेरिट पर नौकरियां देने की बात हुआ करती थी, हमारा गांव जगमग गांव, 24 घंटे गांव में बिजली, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, अंत्योदय, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ऑनलाइन ट्रांसफर, ऑनलाइन सेवाएं, और दूसरी ओर विपक्ष की ओर से जब भी बातें होती थी तो एक टिप्पणी खास तौर पर उनकी तरफ से होती थी और खास तौर पर मुख्यमंत्री जी के बारे में कि मुख्यमंत्री अनुभवहीन है। और मैं समझता हूं कि सब अलग अलग मानसिकताओं से, अलग अलग सोच से किसी भी चीज की परिभाषा तय करते हैं, मगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, मैं यहां पर उस समय के विपक्ष को गलत इसलिए पूरा गलत भी नहीं कहूंगा क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने खुद के लिए एक बहुत ही सख्त सिलेबस तय किया था। हम सत्ता पक्ष के विधायक भी उस समय आपस में बात किया करते थे कि इतने सारे काम, ऐसी परंपराओं के बीच में, ऐसे हालात के बीच में, ऐसी राजनीतिक धारणाएं, ऐसे जो हालात थे उसमें कैसे ये सब संभव होगा। मगर स्पीकर सर, मुख्यमंत्री जी ने उनकी इस टिप्पणी का कभी भी शब्दों से जवाब नहीं दिया, उन्होंने अपने कामों से जवाब दिया है और उन्होंने सत्ता के अनुभव को परिभाषित भी किया। उन्होंने बिना भेदभाव के पूरे हरियाणा प्रदेश को एक परिवार मानकर काम किया। उन्होंने हर वर्ग के बेहतरी के लिए काम किया और उन्होंने व्यवस्थाओं को सुधारा है। उनके अथक प्रयासों से आज हम इस माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के अंदर भी देखते हैं कि 5569 गांवों में आज 24 घंटे बिजली चल रही है। खेती और व्यवस्थित हो, उसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा, भावांतर भरपाई योजना, मेरा पानी मेरी विरासत, माइक्रो इरिगेशन, एमएसपी पर 12 फसलों की रिकॉर्ड खरीद, सीधे किसानों के खातों में पेमेंट। पिछले वर्ष लगभग 27 करोड़ से भी अधिक राशि सीधे किसानों के खातों में गई है और इसके साथ साथ रिकॉर्ड मुआवजा और प्रोत्साहन राशि। स्पीकर सर, पिछले समय में ग्रामीण विकास
को काफी बढ़ावा मिला है। महाग्राम योजना और ऐसी अन्य कितनी ही योजनाओं पर आज काम चल रहा है। हरियाणा पॉन्ड अथॉरिटी जो लगभग 4554 तालाबों के पुनर्वास और नवीनीकरण की योजना बनाकर उस पर काम शुरू कर दिया गया है। जहां ई गवर्नेंस को बढ़ावा मिला है, आज ये हरियाणा प्रदेश के लिए बड़े फख्र की बात है कि 43 विभाग और 214 काडर, इनमें ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी लागू हो चुकी है और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से आने वाले समय में सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लोगों को घर बैठे लाभ मिलेगा। और इसी के माध्यम से स्पीकर सर, लगभग 11 लाख ऐसे परिवारों को भी चिन्हित कर लिया गया है जिनको मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत उनकी आमदन को बढ़ाने का काम किया जाएगा। मेरे घरोंडा ब्लॉक में भी कल को दूसरा चरण इसका होने वाला है, अंत्योदय मेले का। और स्पीकर सर, जहां तक कि ये समय चल रहा है, अब आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की याद में जहां अंबाला के अंदर शहीद स्मारक बनाया जा रहा है, वहीं गुरु गोविंद सिंह जी के साहबजादों का जन्मदिन 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला हुआ है। अध्यक्ष महोदय, चाहे मैं बात ओलंपिक्स की करूं, पैरा ओलंपिक्स की करूं, जहां नीरज चोपड़ा और अन्य सभी हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश के नाम को रोशन किया है, वहीं हरियाणा सरकार ने भी 53 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि देकर उनका हौसला बढ़ाने का काम किया है। अगर मैं हरियाणा पुलिस की हेल्पलाइन सेवा डायल 112 की बात करूं, तो इससे जहां पुलिस तंत्र मजबूत हुआ है, आज जहां कॉल करने के 15 मिनट के अंदर अंदर वहां पर सहायता पहुंचती है, समाज को इसका बहुत लाभ हुआ है। और इसी के साथ साथ पुलिस फोर्स में महिलाओं की भागीदारी जो 5.5% से बढ़कर 9% अभी हो चुकी है, उसको 11% तक ले जाने का टारगेट रखा गया है। और इसी के साथ साथ महिला सशक्तिकरण, इस दिशा में सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं। स्पीकर सर, समस्याओं का समाधान ये पहली बार देखने को मिला है कि अलग अलग विषयों में जो पुरानी समस्याएं आज तक रही हैं, उन समस्याओं को सुलझाने का कोई गंभीर प्रयास किसी सरकार ने किया हो। और जहां पर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, ऊर्जा, इन सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं, वहीं सरकार का विशेष फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी रहा है। आज हम सड़कों की बात करें, चाहे वो नेशनल हाईवे है, चाहे वो स्टेट हाईवे है, चाहे हम रेलवे की बात करें, रैपिड मेट्रो की बात करें, चाहे हम एयर की बात करें। स्पीकर साहब, आज सभी क्षेत्रों में सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और यहां तक कि अगर हम सरकार द्वारा जो पहल की गई है, उनको भी अलग अलग समय पर केंद्र ने भी सराहा है, अन्य राज्यों ने भी उन पहल को अपने राज्यों में अपनाया है। और जहां तक कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं, चाहे वो लाल डोरा मुक्त योजना की बात है, उसको केंद्र ने स्वामित्व योजना के तौर पर लागू भी किया है पूरे देश के अंदर। स्पीकर सर, कोरोना महामारी का एक बहुत मुश्किल दौर पूरी दुनिया ने देखा, हम सब ने देखा। और जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने समाज के सहयोग से उस समय को संभाला है, उस समय में व्यवस्थाओं को संभाला है, वो भी अति सराहनीय है। स्पीकर सर, अगर मैं इसके ऊपर बात करूंगा तो इतने विषय हैं कि वो विषय खत्म नहीं होते। मगर मैं आज मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार अपने इलाके के कुछ कामों के लिए करना चाहूंगा। हमारे करनाल जिले में करनाल शहर का वेस्टर्न बाईपास, उसका दूसरा चरण का कार्य शुरू हो चुका है। ईस्टर्न बाईपास की योजना भी सिरे चढ़ चुकी है, उस पर भी काम शुरू हुआ है। और रैपिड रेल प्रोजेक्ट जो दिल्ली से पानीपत तक था, अब पानीपत से घरोंडा होते हुए करनाल तक उसका विस्तार किया जा चुका है, यानी उसकी योजना को भी आगे बढ़ाया जा चुका है। और मैं इस मौके पर
आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा। अन्य बहुत विषयों पर समय समय पर बात हुई, बहुत विकास हमारे इलाके ने देखा, बहुत सी समस्याओं का समाधान भी हुआ है। स्पीकर सर, आज मैं अपने इलाके की यमुना बेल्ट के लिए खास तौर पर एक बात कहना चाहूंगा। उसमें घरोंडा विधानसभा का एरिया भी पड़ेगा और इंद्री विधानसभा को भी उसका लाभ मिलेगा। कुंजपुरा ब्लॉक जो एक नया ब्लॉक बना है, उसमें नई ITI अगर सरकार वहां पर उसकी योजना बनाती है और एक नए कॉलेज, अगर ये काम वहां पर होते हैं तो निश्चित रूप से पूरी यमुना बेल्ट के लगभग 40 गांवों को उसका लाभ मिलेगा, जो कि इस समय मुख्य शहरों से बहुत दूर पड़ते हैं। और साथ ही साथ अंत में स्पीकर सर, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले विपक्ष के बहुत ही अनुभवी सदस्य, क्योंकि अभी नहीं हैं, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने तो बहुत सारी व्यवस्थाओं को सुधारा है, जो खुद में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था, मगर विपक्ष ने हमेशा हर विषय पर बेवजह मुद्दा बनाना, गंभीर विषयों के ऊपर भी राजनीति करना, और यहां तक कि कल हमने एक बहुत ही सीनियर विपक्ष के साथी को देखा जिन्होंने एक इतनी लंबी लिस्ट बनाई एक काल्पनिक घोटालों को लेकर। तो मैं उसमें तो इतना ही कहना चाहूंगा स्पीकर सर कि प्रदेश की जनता सब जानती है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियां, नियत, सोच और काम करना, उस सब को हरियाणा प्रदेश की जनता का एक मूक समर्थन उसमें प्राप्त है, और मुख्यमंत्री जी को भी उनके ईमानदार नेतृत्व के लिए प्रदेश की जनता आशीर्वाद भी देती है। सदन के अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के व्यक्तित्व में कुछ लाइनें पढ़कर अपनी बात को समाप्त करूंगा। किसी की तारीफ का मोहताज नहीं, उसका तो बस काम बोलता है। तुम चाहे कितना भी करो विरोध, फिर भी असलियत यह है कि औरों के साथ साथ वो तुम्हारा भी भला चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। लक्ष्मण यादव जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर मुझे जो बोलने का अवसर दिया, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। हमारे धर्म ग्रंथों में शासक का प्रथम कर्तव्य प्रजा को सुखी करना माना गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं आपा। अर्थात राम राज्य में मनुष्य शारीरिक, सांसारिक और देवी परेशानी से मुक्त होता है। यही वर्तमान सुशासन का मूल मंत्र भी है। मेरी सरकार ने इसी मूल मंत्र पर चलते हुए पुरानी जर्जर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन किया है। भौतिक विकास के साथ साथ जीवन के सभी मानदंडों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है। मेरी सरकार ने ऐसे ही बदलाव किए हैं जिन्हें अन्य प्रदेशों व केंद्र सरकार ने भी अनुसरण किया है। उदाहरण के तौर पर गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की। गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की हरियाणा की योजनाओं को केंद्र सरकार ने भी स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना का अध्ययन करने के लिए भी एक केंद्रीय टीम ने प्रदेश का दौरा किया है। सुशासन के अभियान में कोई भी विभाग अथवा क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसमें सुशासन की पहल न की गई हो। मेरी सरकार ने मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए ई-गवर्नेंस की सहायता से नई व्यवस्था भी बनाई है, जिसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है। इस नई ई व्यवस्था से कोई भी नागरिक सरलता से अपना हक प्राप्त कर पाता है। प्रदेश के कमजोर और गरीब आम आदमी को भी आज प्रगति के लाभ मिल रहे हैं, और इसी के साथ कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, चिकित्सा और सामाजिक सुरक्षा आदि पर भी क्षेत्र में ई-गवर्नेंस की नई नई पहल की है।
ई गवर्नेंस के यह अभियान अब परिवार पहचान पत्र तक पहुंच चुका है। इस एकमात्र दस्तावेज से लोगों को सभी सेवाओं का, योजनाओं का लाभ घर बैठे मिल रहा है। दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब जन्म मृत्यु का डेटा भी ऑटो अपडेट किया जा रहा है। और मैं 2019 में जब एक मोबाइल कंपनी का एक ऐड आती थी, अब सहबाग की माँ का फोन है, और दुनिया उछल कर कहती थी बोलो कर लो दुनिया मुट्ठी में। आज मुझे लगता है कि अब तक सरकारों का नारा था सरकार आपके द्वार, लेकिन हमारी सरकार ने 570 ऐसी योजनाएं ई गवर्नेंस के माध्यम से उस मोबाइल पे पहुंचा दी हैं, और वो मोबाइल लोगों की जेब में है। यानी कि इतनी सेवाएं, तो मैं इसका भावार्थ यही लगाता हूं कि अब तक सरकार कहती थी सरकार आपके द्वार, लेकिन मैं कहता हूं सरकार आपकी जेब में है। तो आप घर बैठे भी सरकारी सुविधाओं का लाभ सीधे सीधे जनता ले सकती है। इसी तरह से जनता के प्रति प्रशासन की जवाबदेही तय करने का समय भी सर्विस डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पिछले दिनों ऑटो अपील सॉफ्टवेयर भी आज शुरू किया है। इससे 570 सेवाओं को जोड़ा गया है। आवेदक को यदि निर्धारित समय में सेवा नहीं मिलती है तो उसकी अपील समिति उच्च अधिकारियों को की ओर फिर सेवा का अधिकार आयोग को भी चली जाती है। पारदर्शिता एवं स्थायित्व बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी 43 विभागों के 214 कार्ड लागू किए जा चुके हैं। इस पर मैंने 2 लाइन लिखी है। ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आज से न्यारा, ऑटो अपील सॉफ्टवेयर आज से न्यारा, जवाबदेही का अनूठा एहसास है न्यारा, ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी कर्मचारियों का विश्वास है न्यारा। और इसी के साथ मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं जिसको आपको अवगत कराना चाहता हूं। पशु अस्पताल, कृषि के सहयोगी आर्थिक सहायता देने के लिए पशुपालन एक महत्वपूर्ण किसानों को योगदान रहता है, जिसमें पशु अस्पताल जगह जगह खोले जाएं, लेकिन उनकी जो पशुओं की कंडीशन है वेटनरी हॉस्पिटल की वो 3000 है। तो मैं चाहता हूं सदन के आपके माध्यम से अपने मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि 3000 की बजाय इसे 1500 या 2000 किया जाए ताकि हॉस्पिटल खोलने में आसानी रहे। उसी तरह से नहरों पर और छोटी नहरों पर भी आवागमन के लिए पुलों का और घोड़ा पुलों का निर्माण भी किया जाए, क्योंकि उससे क्या होता है कि बहुत लंबे दूरी पर किसानों को जाना पड़ता है, वापस वहीं लौट के आना पड़ता है। अगर वो जगह जगह 500 मीटर पर अगर पुल है तो उनको ये दिक्कत नहीं आएगी, वरना तो बहुत सारी घटनाएं इसके रास्ते से देखी गई हैं। उसी तरह से जोड़ों का जो गंदा पानी, आम हरियाणा प्रदेश की ये समस्या सबसे बड़ी है। और मैं बधाई देना चाहूँगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, अब उन्होंने पौंड अथॉरिटी का निर्माण इसमें किया है, लेकिन उसमें काम थोड़ी तेजी से बढ़े, इसलिए गंदे पानी के जो भी तालाब और झोड़ हैं जो गांव के बीच में आगे उनको शिफ्ट कराने का भी उसमें प्रोविजन जरूर रखें। उसी तरह से जो साफ पानी है, जो रेन वाटर है, उनका अलग से प्रबंध करें, और जो सीवर का पानी है उसका अलग से प्रबंध होगा, तभी हम स्वच्छता के अभियान जो हमारा सपना भी है तो उसको साकार कर पाएंगे। इसी तरह से अरावली जो पहाड़ी हमारे यहाँ है, क्योंकि आपने देखा वाटर लेवल बहुत नीचे है हमारे यहाँ, 600-700 फीट तक वाटर लेवल है। अगर अरावली के साथ चलते हुए अगर बारिशों के दिन अगर चेक डैम हम बना लेंगे तो वहाँ वाटर लेवल मेंटेन होगा। और मेरा आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपना भी है टेल तक पानी पहुँचाने का, तो वो भी जब साकार हो पाएगा ताकि जगह जगह पर जिससे वातावरण और पेड़ पौधे भी लग सकें। और जो 4 क्रम के रास्ते आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 25 किलोमीटर के दिए थे, वो कम 5 साल में रहते हैं, इसलिए उनको भी संख्या 50 किलोमीटर तक बढ़ाने का मैं निवेदन मेरी सरकार से करूंगा। उसी तरह से वृद्धावस्था पेंशन की जो इनकम स्लैब है वो 2 लाख रखी गई है, तो हमारी सरकार का सपना भी 1,80,000 मिनिमम आय बढ़ाने का है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत जल्दी ही जो सम्मान पेंशन जो वृद्धाओं को देते